150 बच्चों वाले परिवार में आई बहू। रितु बेटा, जरा ध्यान से जाना, मौसम भी आज बारिश का हो रहा है और साइकिल भी थोड़ा आराम से चलाया कर। रितु साइकिल साफ कर रही होती है, वहीं सरोज उसके पास खड़ी होती है। हाँ माँ, मैं साइकिल आराम से ही चलाऊंगी, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरा तो रोज का आना जाना हो गया है। चलिए अब मैं जल्दी से निकलती हूँ। ऐसा कहकर रितु साइकिल पर सवार होकर फूड फैक्ट्री पहुंच जाती है। अरे आ गई भाई रितु, तुम तो अपने समय की बिल्कुल पक्की हो, हमेशा अपने काम को लेकर सीरियस रहती हो, हैं? जी मालिक, अगर मैं काम के प्रति सीरियस नहीं रहूंगी तो जो लोग मेरे टिफिन का इंतजार करते हैं वो भूखे रह जाएंगे। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी को भी भूखा रहना पड़े। लो भाई, तुम्हारे सारे टिफिन तैयार हो गए हैं, अब जल्दी से इन्हें साइकिल पर बांधो और टिफिन डिलीवरी के लिए निकल जाओ। रितु सारे टिफिन साइकिल पर रखकर घर घर टिफिन देने के लिए निकल जाती है। शाम का समय होता है, रितु घर लौट रही होती है, तभी जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। बारिश की वजह से उसकी साइकिल पत्थर पर फिसल जाती है, जिससे उसे चोट लग जाती है। हाय बाप रे, ये बारिश तो एक दिन जरूर मेरा हाथ पैर तुड़वा कर छोड़ेगी। ऐसा कहकर रितु साइकिल को पैदल चलाते हुए घर पहुंच जाती है। बेटा, तेरे सारे कपड़े गंदे कैसे हो गए? कुछ नहीं माँ, आज फिर बारिश में साइकिल फिसल गई थी। खैर आप सब बैठिए, मैं जल्दी से आप सबके लिए खाना लगाती हूँ। हाँ दीदी, जल्दी से खाना लगाओ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। आज तो मैं तेरे लिए फूड फैक्ट्री से आलू पूरी, हलवा और मीठा कद्दू लेकर आई हूँ। सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं। अरे भाई, आज मैं बाजार गई थी सब्जी लेने। आलू का रेट पूरे 150 रुपए किलो बता रहे थे। मैं तो सुनते ही वापस आ गई। माँ, 150 रुपए किलो? इतने महंगे आलू? इतनी महंगाई में हम गरीब लोग क्या खाएं और क्या नहीं। शुक्र है कि मैं फूड फैक्ट्री में काम करती हूँ, जिससे हमारे खाने का इंतजाम हो जाता है। सब लोग ऐसे ही आपस में बातें करते हैं। अगली सुबह सरोज चूल्हे पर चाय बना रही होती है, वहीं रितु सामने खड़ी होकर अपने बाल बना रही होती है। बेटा, जरा संभल कर जाया कर, आजकल गुंडे मवालियों की बड़ी चर्चा सुनने में आ रही है। अरे माँ, आप कैसी बातें कर रही हो? आपकी बेटी किसी से डरने वाली नहीं है। अगर कोई गुंडा सामने आ गया तो उसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि उसे अपनी नानी याद आ जाएगी। ऐसा कहकर रितु साइकिल पर बैठकर फूड फैक्ट्री के लिए निकल जाती है। रास्ते में फिर से जोरों की बारिश होने लगती है। अरे ओ मैडम जी, कहाँ अकेले अकेले साइकिल की सवारी करके जा रही हो? जरा हमें भी अपने पीछे बिठा लो। रुक, अभी बताती हूँ तुझे। रितु साइकिल से उतरकर उसी साइकिल से प्रिंस की पिटाई करने लगती है। तभी वह छाता लेकर पड़ोसन कमला पहुंच जाती है। बेटा, बहुत अच्छा सबक सिखाया तूने इस गुंडे को। ये आते जाते हर लड़की को छेड़ता है। हर लड़की को तुम्हारी तरफ बहादुर होना चाहिए। तुम तो घर की जिम्मेदारियां भी कितने अच्छे से निभाती हो। हाँ आंटी जी, हर लड़की अंदर से बहादुर होती है, उसे किसी से डर कर नहीं रहना चाहिए। मुझे तो अपने घर के लिए काम करना अच्छा लगता है, आखिर पूरे घर की जिम्मेदारी मैं ही तो संभालती हूँ। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मुझे फूड फैक्ट्री जाने में देर हो रही है। ऐसा कहकर रितु साइकिल उठाती और फूड फैक्ट्री पहुंच जाती है। हे भगवान, कितना बुरा हो गया। अरे भाई, कोई मुझे भी बताएगा कि आखिर बात क्या है? रितु बेटा, तुम्हें खबर नहीं मिली क्या? बाढ़ की वजह से पूरा का पूरा गांव तबाह हो गया। एक भले इंसान ने सभी बच्चों की जान बचाई है, न जाने अब उन लोगों का क्या होगा। हे भगवान, सब लोगों की मदद करना। आज तो मैं भी लेट हो गई हूँ। चलिए जल्दी से सारे टिफिन दे आती हूँ। रितु सारे टिफिन साइकिल पर रखकर घर घर पहुंचाने के लिए निकल जाती है। रोज की तरह वो विधवा आश्रम में भी खाना देने जाती है। जैसे ही रितु विधवा आश्रम पहुंचती है। आ गई तुम बेटा, तुम्हारा इंतजार तो यहाँ की सारी विधवा औरतें ऐसे करती हैं जैसे उन्हें चांद का दीदार होना हो। अच्छा आंटी, मुझे पता है यहाँ की सभी आंटियाँ मुझसे कितना प्यार करती हैं। चलिए मैं जल्दी से सबको टिफिन देकर खाना खिलाती हूँ। आज मेरे पास थोड़ा समय है, इनके साथ थोड़ा वक्त बिताऊंगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा। ऐसा बोलकर रितु टिफिन खोलती है और अपने हाथों से सभी विधवा महिलाओं को खाना परोसने लगती है। रितु बेटा, जरा देख तो ये दवाइयाँ कैसी हैं। अब तो मेरी आंखों ने भी जवाब दे दिया। पता ही नहीं चलता कि क्या लिखा है और कौन सी दवा कब खानी है। दादी अम्मा, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि आप मेरे आने का इंतजार कर लिया कीजिए। मैं तो हर रोज आती हूँ। रुकिए, अभी मैं आपको आपकी दवा देती हूँ। ऐसा कहकर रितु टेबल से दवाइयाँ उठाकर लाती है और दादी अम्मा को समय पर दवा देती है। रितु बेटा, हमारे अपनों ने तो कभी हमारा साथ नहीं दिया, लेकिन तुम बिल्कुल अपनी सगी दादी की तरह हमारा ख्याल रखती हो। अरे दादी, अब आप मुझे रुलाएंगी क्या? आप ही तो मेरी असली दादी हैं। आप सबके साथ रहकर मुझे बहुत खुशी मिलती है। अच्छा, आज मुझे घर जाने में भी देर हो गई है, कल फिर आप सबसे मिलने आऊंगी। ऐसा कहकर रितु वहां से अपने घर चली जाती है।
हे भगवान, आज का दिन कितना मुश्किलों से भरा हुआ था। शुक्र है कि मैं रोज विधवा आश्रम जाती हूँ। दादी अम्माओं के साथ मेरा मन बहल जाता है। कैसा मुश्किलों से भरा दिन बेटा, क्या हुआ? तू ठीक तो है? सब कुछ ठीक है माँ। आज तो मैंने उस गुंडे को अच्छा मजा चखा दिया और जब मैं विधवा आश्रम जाती हूँ तो दिन भर की सारी थकान वहीं जाकर खत्म हो जाती है। हाँ हाँ मेरी लाडली, मुझे पता है तुझे उनकी सेवा करने में बहुत सुकून मिलता है, तभी तो तू हर रोज टिफिन देने के बहाने उनके साथ इतना समय बिताती है। चल जल्दी से आ जा, सब मिलकर खाना खाते हैं। सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं और फिर सो जाते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक सुबह जोरों की बारिश होने लगती है। दीदी, आज तो देखो कितनी तेज बारिश हो रही है। आप आज टिफिन देने कैसे जाओगी? ऋतु कपड़ों की तह लगा रही होती है। अरे आज तो संडे है, मुझे हर हाल में विधवा आश्रम जाना है। मैंने सोमवती दादी अम्मा से वादा किया है कि आज पूरा दिन उनके साथ बिताऊंगी। बेटा बाहर देख कितनी तेज बारिश हो रही है, ऐसे में कैसे जाएगी? माँ, आज तो मुझे कोई आंधी तूफान भी वहाँ जाने से नहीं रोक सकता। ऐसा कहकर ऋतु साइकिल उठाती है और विधवा आश्रम के लिए निकल जाती है। जैसे ही ऋतु विधवा आश्रम पहुंचती है, सभी बुजुर्ग महिलाएं उसे देखकर खुश हो जाती हैं। अरे बिटिया रानी आ गई, हमें तो लगा कि आज तू आएगी ही नहीं। अरे ऐसे कैसे नहीं आती, आज संडे है। आज तो मुझे आप सबके साथ बहुत सारा समय बिताना है। हाँ हाँ, सबके साथ समय बिताना है ना, भूल गई क्या? तूने मुझसे वादा किया था। अरे मेरी प्यारी दादी अम्मा, आपके वादे का मान रखने के लिए ही तो मैं इतनी बारिश में भी आप सबसे मिलने चली आई हूँ। चलिए आज हम सब मिलकर गेम खेलेंगे। इसके बाद ऋतु सभी विधवा महिलाओं के साथ बैठकर खेल खेलने लगती है। ऋतु बेटा, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, क्या करूं? दादी अम्मा परेशान मत होइए, मैं हूं ना, अभी आपकी सिर में अच्छे से तेल की मालिश कर देती हूँ। ऐसा कहकर ऋतु सोमवती के साथ साथ सभी बुजुर्ग महिलाओं के सिर में तेल की मालिश करती है और उनकी चोटियां भी बनाती है। ऋतु बेटा, तू निस्वार्थ भाव से इस विधवा आश्रम की 150 से ज्यादा महिलाओं का ख्याल रखती है, उनकी सेवा करती है। तुझे कभी परेशानी नहीं होती? नहीं आंटी, मुझे कोई परेशानी नहीं होती। मुझे तो आप सबके साथ समय बिताना और आपकी सेवा करना बहुत अच्छा लगता है। तभी वहां शांति विधवा आश्रम की सभी महिलाओं से मिलने आती है। तभी उसकी नजर ऋतु पर पड़ती है, जो पूरे मन से सभी महिलाओं की सेवा कर रही होती है। संगीता, आखिर ये लड़की कौन है? देखो तो सही, सभी महिलाओं के साथ कितनी खुशी से घुल मिलकर रह रही है। मैडम जी, जैसे आपने पूरे विधवा आश्रम की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा रखी, वैसे इस लड़की ने इन सभी महिलाओं को खुश रखने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रखी है। रोज आती है, इनसे बातें करती है, खाना खिलाती है। सच में बहुत ही प्यारी बच्ची है। हाँ, देखने में भी कितनी प्यारी और सुशील लग रही है। सच में किसी अच्छे घर की बेटी होगी। उसकी माँ ने इसे बहुत अच्छे संस्कार दिए होंगे, वरना आजकल कौन अपने बड़ों की इतनी सेवा करता है। अच्छा, बहुत देर हो गई है, मैं चलती हूँ। संगीता, तुम सभी महिलाओं का अच्छे से ध्यान रखना। ऐसा कहकर शांति घर चली जाती है। घर के हॉल में सभी लोग बैठे आपस में बातें कर रहे होते हैं। वो लड़की कितनी प्यारी थी, वही मेरे घर की बहू बनने के लायक है। सच में कितने अच्छे से सबका ध्यान रख रही थी और सभी महिलाएं भी उसके साथ कितनी खुश थी। अरे माँ जी, क्या बात है, जब से आश्रम से लौटे हैं आपके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान है। आखिर बात क्या है? हाँ माँ जी, मैं भी देख रही हूँ, आज आप मन ही मन मुस्कुरा रही हैं। आखिर आपके मन में क्या चल रहा है? मैंने तो सोच लिया है कि अब अपने पोते की शादी जल्द से जल्द करवा दूं। मैंने एक लड़की भी पसंद कर ली है। वो रोज हमारे आश्रम में विधवा महिलाओं की सेवा करने आती है। मुझे पूरा विश्वास है कि वही हमारे 150 लोगों वाले परिवार को अच्छे से संभाल सकती है। माँ जी, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे उस लड़की की सारी खूबियाँ आपको पता चल गई हों। आज तक हमारे घर में कितनी बहुएं और नौकर आए, लेकिन कोई भी इतने बड़े परिवार में टिक नहीं पाया। ये बच्चे ही इतने शैतान हैं कि किसी को रुकने नहीं देते। अरे भाई, अगर माँ जी ने कुछ सोच लिया है तो सोच समझ कर ही लिया होगा। क्या पता इस बार आने वाली बहू पूरे परिवार और 150 लोगों के इस घर को खुशी से संभाल ले। सभी लोग आपस में बातें करने लगते हैं। मनीष बेटा, तुम्हें तो कोई दिक्कत नहीं है ना? सच में लड़की बहुत ही प्यारी और संस्कारी है। मुझे तो पहली नजर में ही पसंद आ गई। दादी माँ, मुझे पता है कि आप जो भी करेंगी मेरे और पूरे परिवार की भलाई के लिए करेंगी। आपकी हर बात मेरे सिर आंखों पर। मेरी तरफ से आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। शांति तुरंत संगीता को फोन मिलाती है। हाँ मैडम जी, इस लड़की का नाम रीतू है। बहुत ही सुंदर और संस्कारी लड़की है।
एक गरीब परिवार से है और घर घर टिफिन पहुंचाने का काम करती है। इतना कहकर संगीता फोन रख देती है। भाई मुझे सारी जानकारी मिल गई है। अब हम कल सुबह ही रितु के घर जाएंगे। उस लड़की ने तो मेरा मन ही मोह लिया है। सभी लोग कुछ देर तक बातें करते हैं और फिर अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। अगली सुबह पूरा परिवार तैयार होकर बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठकर रितु के घर पहुंचता है। हे भगवान, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ सरोज के घर के सामने क्यों खड़ी हैं? जरूर कोई बड़ी बात है। ऐसा बोलकर कमला अपने घर के अंदर चली जाती है। उधर शांति अपने पूरे परिवार के साथ रितु के एक घर के अंदर जाती है। तभी जोरों की बारिश होने लगती है। बारिश की वजह से रितु के घर में कई जगह से पानी टपक रहा होता है। हे भगवान, इस बारिश ने तो हमारा जीना हराम कर रखा है। पता नहीं हमारे अच्छे दिन कब आएंगे। दीदी, मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है। ऊपर से इतनी तेज बारिश हो रही है। आज तो शायद आप काम पर भी नहीं जा पाओगे। क्या मुझे आज पूरा दिन भूखा रहना पड़ेगा? नहीं नहीं, तुझे भूखा नहीं रहना पड़ेगा। तेरी दीदी तुझे कभी भूखा नहीं सोने देगी। ऐसा कहते हुए रितु पूरे घर में जहाँ जहाँ पानी टपक रहा होता है वहाँ बाल्टियां और टब रख रही होती है। नमस्ते बहन जी। नमस्ते बहन जी, आप सब कौन है? आइए बैठिए, हमारे घर में आपका स्वागत है। बहन जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। हम आपकी इकलौती बेटी रितु का हाथ अपने पोते मनीष के लिए मांगने आए हैं। अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो हमारी तरफ से ये रिश्ता पक्का है। बहन जी, हम कहाँ मिट्टी और आप कहाँ सोना। हमारा और आपका तो कोई मेल ही नहीं है। बहन जी, रिश्ते अमीरी गरीबी देखकर नहीं बनते। रिश्ते तो दिलों से जुड़ते हैं और हमें आपकी बेटी सच में बहुत पसंद है। डॉली की बातें सुनकर सरोज की आंखें खुशी से भर जाती हैं। बहन जी, आज तो मेरे भाग्य खुल गए। इतने बड़े घर से मेरी बेटी के लिए रिश्ता आया है। नहीं नहीं माँ, मुझे शादी नहीं करनी। मैं आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आखिर कब तक बेटा शादी से मुंह मोड़ती रहेगी? एक दिन तो बेटियों को अपने ससुराल जाना ही पड़ता है। देख कितना अच्छा और बड़ा परिवार है। जल्दी से हाँ कर दे बेटा। रितु शादी के लिए हाँ कर देती है और दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है। कुछ दिन बाद बड़ी धूमधाम से रितु और मनीष की शादी हो जाती है। जैसे रितु कार से उतरकर अपना पहला कदम जमीन पर रखती है, सामने इतने सारे बच्चों की भीड़ देखकर हैरान रह जाती है। ये सब बच्चे कौन हैं? कहाँ से आ गए? कहीं आपने मेरा स्वागत करने के लिए इतने सारे बच्चों को तो नहीं बुलाया? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब हमारे ही परिवार के बच्चे हैं। पूरे 150 बच्चे हैं। तुम्हारा स्वागत है हमारे 150 बच्चों वाले परिवार में। हे भगवान, 150 बच्चे! आखिर एक परिवार में इतने सारे बच्चे कैसे हो सकते हैं? अरे भाई, सारी बातें यही पूछोगी क्या? पहले अंदर तो चलो। सभी बच्चे हाथों में फूलों की मालाएं और वेलकम टू होम के कार्ड लेकर खड़े होते हैं। तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश होते ही सभी बच्चे इधर से उधर भागने लगते हैं और फूल व कार्ड वहीं गिराकर घर के अंदर चले जाते हैं। हे भगवान, इन 150 बच्चों ने तो पूरा घर गंदा कर दिया। कैसी गंदगी फैला दी है। बहू अंदर आओ, तुम्हारा अपने घर में स्वागत है। रितु कलश को पैर से गिराकर गृह प्रवेश की रस्म पूरी करती है। बारिश में भीगे हुए 150 बच्चे पूरे घर में शोर शराबा कर रहे होते हैं। बहू घबराना मत, हमारे 150 बच्चों वाले परिवार में तेरा दिल से स्वागत है। हमें उम्मीद है कि तू अपनी जिम्मेदारियों से कभी मुंह नहीं मोड़ेगी। तू बहुत थक गई होगी, जा अपने कमरे में जाकर आराम कर ले। हाँ, अंदर जाकर आराम कर लो। कल से तो तुम्हें आराम करने का मौका भी नहीं मिलेगा। ऐसा कहकर शालू अपने कमरे में चली जाती है। वहीं मनीष और रितु भी अपने अपने कमरे में जाकर आराम करने लगते हैं। आपने रिश्ता होने से पहले तो मुझे नहीं बताया कि आपके परिवार में पूरे 150 बच्चे हैं। आखिर इतने सारे बच्चे आए कहाँ से? अरे भाई, ये तो सोचो कि आज हमारी पहली रात है और तुम्हें बस यही बातें सोच रही हैं। चलो अब जल्दी से सो जाओ। दोनों ऐसे ही बातें करते करते सो जाते हैं। अगली सुबह रितु शीशे के सामने खड़ी होकर तैयार हो रही होती है। तभी मनीष पीछे से आकर रितु को प्यार से गले लगा लेता है। उसी समय सोनू और परिवार के कुछ छोटे बच्चे कमरे में आ जाते हैं। देखो भाई, भैया तो अभी से बीवी के गुलाम हो गए हैं। लगता है अब हमसे प्यार नहीं करेंगे। अब तो भाभी अपने प्यार के जाल में फंसाकर भैया को हमसे दूर कर देंगी। हमें कुछ ना कुछ करना होगा। रितु नीचे आकर सबसे पहले घर के बड़ों का आशीर्वाद लेती है और फिर किचन में खाना बनाने चली जाती है। बेटा, आज तेरी पहली रसोई की रस्म है। मुझे पूरी उम्मीद है कि तू हमारे 150 बच्चों वाले परिवार के लिए पूरे मन से खाना बनाएगी। हाँ माँ जी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। मैं सब कुछ अच्छे से कर लूंगी। बस मुझे बता दीजिए कि बड़े बड़े बर्तन कहाँ रखे हैं। डॉली स्टोर रूम से बड़े बड़े पतीले, कढ़ाई और रोज बच्चों को खाना परोसने वाली थालियां निकाल कर ले आती है। सारा सामान एक जगह रखने के बाद रितु नाश्ता बनाना शुरू कर देती है। भाभी, मुझे तो मटर का सूप पीना है, पहले बनाओगी ना? तभी बाकी छोटे छोटे बच्चे भी किचन में आ जाते हैं। सभी बोलते हैं, हमें भूख लगी है, खाना दो खाना दो।
तुम सब चिल्ला क्यों रहे हो? मैं बना तो रही हूँ, जाओ बाहर जाकर खेलो। आप हम पर गुस्सा कर रही हो? मैं अभी भैया से जाकर कहूंगी कि आप हमसे प्यार नहीं करती, आप भी बाकी आंटियों की तरह हो, उन्होंने भी हमसे कभी प्यार नहीं किया। ऐसा कहकर सभी बच्चे गुस्से से वहाँ से चले जाते हैं। हे भगवान, यहाँ तो एक से बढ़कर एक बच्चे हैं, मैं आखिर इन सबको कैसे संभालूंगी? आपको क्या लगता है, क्या बहू 150 बच्चों वाले परिवार में खुश रह पाएगी? ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। ऐसा कहते हुए रितु पूरे 150 बच्चों के लिए नाश्ता तैयार करती है। नीचे चादर बिछाकर सभी बच्चों की थालियों में नाश्ता परोस देती है। सभी एक साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं। तभी बाहर जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। अरे वाह, बाहर देखो कितनी जोरों की बारिश हो रही है, चलो हम सब बारिश में नहाते हैं। बारिश का नाम सुनते ही सभी बच्चे अपनी प्लेटें छोड़कर वहीं पर और खाना इधर उधर फैलाकर बारिश में खेलने भाग जाते हैं। परिवार के बाकी सदस्य भी खाना खाकर अपने अपने कमरों में आराम करने चले जाते हैं। रितु सभी झूठे बर्तन उठाकर किचन में ले जाती है। हे भगवान, ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी के यहाँ बर्तन मांजने का काम कर रही हूँ। तभी पीछे से मनीष आता है। अरे भाई, क्या हुआ? इतनी गुस्से में क्यों नजर आ रही हो? कुछ नहीं, बस यही सोच रही हूँ कि इतने सारे बर्तन साफ करने में कितना समय लगेगा। अच्छा, तो क्या मैं तुम्हारी थोड़ी मदद कर दूं? दोनों प्यार से बातें करने लगते हैं। तभी खुशी और परी वहां आ जाते हैं। देखो परी, भैया तो भाभी के साथ बर्तन भी साफ करने को तैयार हो गए। हाँ, लगता है भाभी भैया को अपना नौकर बना देंगी, हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। ऐसा कहकर दोनों बाहर बारिश में खेल रहे बाकी बच्चों के पास चले जाते हैं। सभी बच्चे मिलकर रितु को सबक सिखाने की योजना बनाने लगते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। दोपहर का समय होता है। रितु अकेली किचन में पूरे 150 बच्चों के लिए खाना बना रही होती है। देखा, अब तो तुम्हारा पूरा दिन और रात सिर्फ किचन में ही निकल जाएगा। अच्छा हुआ मैंने पहले ही हाथ खड़े कर दिए थे, वरना मैं भी इन 150 बच्चों के लिए खाना बनाते बनाते परेशान हो जाती। यहाँ तो कोई नौकर भी नहीं टिकता। तभी डॉली वहां आ जाती है। चालू बहू, तुम खुद तो दिन भर कुछ नहीं करती और ऊपर से मेरी बहू के कान भरने चली आती हो। डॉली की बात सुनकर शालू मुंह बनाते हुए वहां से चली जाती है। माँ जी, आखिर ये 150 बच्चे हैं किसके, कोई मुझे बताएगा? अरे बेटा, ये सब तुम्हारे रिश्तेदारों के बच्चे हैं, मामा, बुआ, मौसी और बाकी रिश्तेदारों के। बारिश की छुट्टियां चल रही हैं, इसीलिए कुछ दिनों के लिए यहाँ आए हैं। जल्दी ही अपने अपने घर चले जाएंगे। अब तुम जल्दी जल्दी खाना बना लो, बच्चे भूख से परेशान हो रहे हैं। इतना कहकर डॉली वहां से चली जाती है। दूसरी ओर रितु बड़े पतीले में चावल उबाल रही होती है और कढ़ाई में सब्जी बना रही होती है। तभी सोनू दौड़ता हुआ आता है। भाभी, भाभी जल्दी चलो, परी के पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। क्या? कहाँ है परी? चलो जल्दी चलो। रितु जल्दी से किचन से बाहर चली जाती है, लेकिन बाहर जाकर देखती है कि वहां कोई भी बच्चा नहीं होता। इसी मौके का फायदा उठाकर सोनू और बाकी बच्चे सब्जी में ढेर सारी मिर्च और नमक डाल देते हैं। सोनू भैया अब आएगा ना आंटी को मजा, खुद को बहुत होशियार समझती है, हमारे भैया को हमसे दूर करना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। इतना कहकर सभी बच्चे चुपचाप किचन से बाहर निकल जाते हैं। कुछ देर बाद रितु वापस किचन में आकर खाना तैयार कर देती है। सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं। बहू, ये क्या बनाया है? इतनी मिर्च है कि मुझसे तो खाया भी नहीं जा रहा। वही माँ, कितनी मिर्च है। मैं तो ये बिल्कुल नहीं खा सकता, मेरे तो कानों से धुआं निकल रहा है। रजत की बात सुनते ही सभी बच्चे भी शोर मचाने लगते हैं। बहुत मिर्च है, बहुत मिर्च है। मैं भी ये खाना नहीं खाऊंगी, हमें बहुत भूख लगी है, हमारे लिए दूसरा खाना बना कर लाओ। सभी बच्चे जोर जोर से बर्तन पटकने लगते हैं। अरे बाबा, तुम सब शांत हो जाओ, बस मुझे थोड़ा सा समय दो, मैं अभी दूसरा खाना बनाकर लाती हूँ। रितु किचन में जाती है और जल्दी जल्दी सभी बच्चों के लिए मैगी बनाकर ले आती है। सभी बच्चे मैगी खाकर अपने अपने कमरों में आराम करने चले जाते हैं। शाम का समय होता है। मनीष और रितु आसमान की ओर देखते हुए प्यार भरी बातें कर रहे होते हैं। अरे, मैं तो कभी अपनी नानी या मामी के घर छुट्टियां मनाने भी नहीं गई, और आपने तो अपने सारे रिश्तेदारों के बच्चों को यहीं इकट्ठा कर रखा है। पता नहीं ये सब यहाँ से कब जाएंगे। मनीष मन ही मन सोचने लगता है। अगर मैंने तुम्हें सच बता दिया तो शायद तुम भी घर की बाकी औरतों और नौकरों की तरह बच्चों के साथ अत्याचार करने लगोगी, जो मैं बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। दोनों ही कुछ देर बातें करते हैं और फिर सो जाते हैं। अगली सुबह, माँ जी, आज घर में सब्जी भी नहीं है, मैं बाजार से सब्जी लेकर आती हूँ। हाँ बहू, हमारे घर में तो हर दिन इतनी सब्जी लगती है कि रोज खत्म हो जाती है। बेटा ध्यान से जाना, मौसम भी बारिश का है। रितु सब्जी लेने बाजार पहुंच जाती है। भैया, 20 किलो आलू, 5 किलो प्याज, 1 किलो हरी मिर्च, 5 किलो टमाटर और 55 किलो बाकी हरी सब्जियां पैक कर दीजिए। अरे बहन जी, क्या आपके घर में कोई भंडारा है जो इतनी सारी सब्जियां ले जा रही हो? भैया जी, हमारे घर में तो रोज ही ऐसा खाना बनता है, मैं तो अब तंग आ चुकी हूँ। तभी पड़ोसन विमला वहां आ जाती है। बहू, तू अकेले ही पूरी 150 परिवार के लोगों के लिए सब्जी लेने आई है?
हाँ आंटी जी, अकेले ही आई हूँ, बाकी सब तो बच्चों को संभालने में लगे। पता नहीं ये सब यहाँ से कब जाएंगे। बेटा ये कहीं नहीं जाने वाले, और तुझे किसने कह दिया कि ये जाने वाले हैं? तभी जोरों की बारिश होने लगती है। अरे कितनी तेज बारिश हो रही है बेटा, फिर कभी बात करेंगे, अभी मैं चलती हूँ। इतना कहकर विमला छाता लेकर वहां से चली जाती है। रितु भी अपना छाता खोलती है और भारी भरकम सब्जियों के थैले उठाकर चलने लगती है। हे भगवान, एक तो बारिश, ऊपर से इतनी सारी सब्जियां, मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा। तभी एक ऑटो वाला आता है। रितु उसमें बैठकर घर पहुंच जाती है। शाम का समय होता है। रितु किचन में खाना बना रही होती है। सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं। तभी सोनू जानबूझकर पानी का गिलास गिरा देता है। जैसे ही रितु बच्चों को खाना परोसने के लिए आगे बढ़ती है, उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है। आंटी गिर गई, आंटी गिर गई, आंटी को पैर फिसल गया। रितु दुखी होकर अपने कमरे में चली जाती है। हे भगवान, मैं तो बहुत परेशान हो चुकी हूँ। पता नहीं ये सब यहाँ से कब जाएंगे। तभी मनीष कमरे में आता है। अरे इतने दिन हो गए, मैं तो अपनी व्लॉग भी डालना भूल गया। मेरे सब्सक्राइबर भी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। हाँ, आपको तो बस अपने YouTube चैनल की पड़ी है, आप उसी पर वीडियो डालते रहिए। आपको मेरी तो कोई परवाह ही नहीं है। इन बच्चों ने मेरा जीना हराम कर दिया है। अरे वही बच्चे हैं। हाँ, बच्चे शैतानी नहीं करेंगे तो क्या हम करेंगे। अच्छा आप सो जाओ। दोनों ऐसे ही सो जाते हैं। रात के 2 बजे सोनू, रजत, खुशी, परी और बाकी सभी बच्चे चुपके से कमरे में घुस जाते हैं। फिर धीरे धीरे बिस्तर पर चढ़कर रितु के ऊपर बैठ जाते हैं। बचाओ बचाओ, चूहे चूहे। रितु की चीख सुनकर बाहर खड़े सभी बच्चे जोर जोर से हंसने लगते हैं। वाह, आंटी को तो मजा आ गया, अब तो ये पक्का घर छोड़ के चली जाएंगी। बच्चों की हंसी सुनकर रितु गुस्से से भर जाती है। कल सुबह ही मैं अपने मायके चली जाऊंगी, अब मैं यहाँ बिल्कुल भी नहीं रहूंगी। अगली सुबह रितु अपना बैग उठाकर अपने मायके चली जाती है। मनीष बच्चों को कुछ नहीं कहता, लेकिन मनी मन उन्हें सबक सिखाने की योजना बना लेता है। मनीष घर में एक नई नौकरानी रख लेता है। नौकरानी रोज बच्चों को समय पर खाना नहीं देती और जो बच्चा खाना मांगता उसके साथ मारपीट भी करती। दोपहर का समय होता है। सोनू नौकरानी के पास जाता है। आंटी भूख लगी है, जल्दी से कुछ खाने को बना दो ना। अब देखो तब खाने की पड़ी रहती है, पेट है या कुआं। इतना कहकर नौकरानी सोनू को डांटकर वहां से भगा देती है। सभी बच्चे भूख से परेशान रहने लगते हैं। घर में लगी सीसीटीवी कैमरों में ये सब रिकॉर्ड हो रहा होता है। एक दिन हॉल में सभी बच्चे चुपचाप बैठे होते हैं। तभी मनीष वहां आता है। अरे क्या हुआ, तुम ऐसे सब चुपचाप क्यों बैठे हो? भैया हमें माफ कर दो, हमने अपनी भाभी के साथ बहुत गलत किया। सच में नौकरानी बहुत बुरी है, इसे घर से निकाल दो। हमें अपनी भाभी वापस चाहिए, वो हम सबसे बहुत प्यार करती थी। हम उनसे हाथ जोड़कर माफी मांग लेंगे। अरे फाइनली तुम लोगों को अपनी गलती का एहसास तो हुआ। मैं अभी रितु को फोन करता हूँ। मनीष रितु को फोन करके सारी बात बता देता है। अगले दिन रितु वापस घर आ जाती है। भाभी हमें माफ कर दो, हम आगे से आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन अब तुम लोगों को कम शैतानियां करनी चाहिए। तुम लोगों ने मुझे बहुत परेशान किया। अब हम सब मिलकर प्यार से एक साथ रहेंगे। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। रितु अपने कमरे में बैठकर डायरी में कुछ लिख रही होती है। तभी वहां मनीष आता है। अरे भाई ये क्या, डायरी लेकर बैठ गई हो, क्या करने की तैयारी है? सुनिए जी, मैंने बच्चों को 3 ग्रुप में बांट दिया है। पहले ग्रुप में छोटे बच्चे रहेंगे जो खिलौनों से खेलेंगे। दूसरे ग्रुप में वो बच्चे रहेंगे जो खेलेंगे भी और पढ़ाई भी करेंगे। तीसरे ग्रुप में बड़े बच्चे रहेंगे जिन्हें जिम्मेदारियों का एहसास कराया जाएगा। अरे वाह, तुमने तो बहुत अच्छा किया। तुम तो सच में पीटी टीचर की तरह इनकी ट्रेनिंग कराओगी। ऐसे तो ये सारी बातें अच्छी सीख जाएंगे। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। ऐसा कहकर मनीष ऑफिस चला जाता है। रितु नीचे आकर सभी बच्चों को एक लाइन में खड़ा करके उन्हें अनुशासन और अच्छी आदतें सिखाने लगती है। तभी शांति वहां आती है। बहू, सच में तुझे इस घर में लाने का मेरा फैसला बिल्कुल सही था, वरना आज से पहले जितनी भी बहुएं आई, बच्चों का नाम सुनते ही इस घर से भाग गई। इतना कहकर शांति खुशी से मुस्कुरा देती है। दोपहर का समय होता है। रितु किचन में खाना बना रही होती है। तभी खुशी और परी वहां आती है। भाभी बताइए ना, हम क्या मदद करें? कुछ नहीं बेटा, तुम सब आराम से बैठो, मैं अभी सबके लिए खाना लेकर आती हूँ। सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। खाना खत्म होने के बाद खुशी, परी और सोनू मिलकर सभी झूठी प्लेटें उठाकर किचन में रख देते हैं। रोज रितु छोटे बच्चों को पढ़ाती भी है और उनके साथ खेल भी खेलती है। धीरे धीरे सभी बच्चे खुश रहने लगते हैं। भाई वाह, बहू ने तो कमाल कर दिया। हमें तो लगा था कि इस घर में कोई भी बहू टिक नहीं पाएगी। अभी इसे पूरा सच कहाँ पता है। जिस दिन इसे सारी सच्चाई पता चलेगी उस दिन देख लेना, ये भी बाकी बहुओं की तरह गायब हो जाएगी। अरे बहू के बारे में ऐसा मत बोल। मुझे तो बस इसी बात का डर है कि कहीं बहू को सच्चाई पता चल गई तो ये भी बाकी लोगों की तरह मेरे मासूम बच्चों को मारना पीटना शुरू ना कर दे।
सभी लोग आपस में यही बातें कर रहे होते हैं। आखिर बात क्या है? कौन सा सच? मैं अब तक इस घर में किस बात से अनजान हूँ? इतना कहकर रितु फिर से किचन में जाकर अपना काम करने लगती है। दूसरी ओर बगीचे में सभी बच्चे खेल रहे होते हैं। तभी सोनू फुटबॉल खेलते खेलते विमला के घर की खिड़की का शीशा तोड़ देता है। तुम 150 बच्चों ने तो हमारा जीना हराम कर रखा है। कितनी बार अपने घर के शीशे बदलवाए, पता नहीं कहाँ से आ गए हैं ये बदतमीज और नालायक बच्चे। विमला की आवाज सुनकर रितु वहां आ जाती है। अरे आंटी जी, आप बच्चों पर ऐसे क्यों चिल्ला रही हैं? बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, इन्हें ऐसे उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए। बहू, मुझे मुफ्त का ज्ञान मत दे, तू ही संभाल अपने 150 बच्चों वाले परिवार को। ये हमेशा तेरी छाती पर मूंग दलेंगे, तब तुझे मेरी बात समझ आएगी। इतना कहकर विमला वहां से चली जाती है। आखिर बात क्या है? सब मुझसे क्या छिपा रहे हैं? ऐसा सोचते हुए रितु फिर से किचन में जाकर काम करने लगती है। रात का समय होता है। मनीष और सभी बच्चे मिलकर रितु के लिए एक सरप्राइज तैयार करते हैं। जैसे रितु अपने कमरे में पहुंचती है, सामने यूट्यूब का सिल्वर प्ले बटन देखकर हैरान रह जाती है। सभी बच्चे ताली बजाते हुए चिल्लाने लगते हैं, भाभी, you are a winner, you are a heroine। अरे ये सब क्या है? और हमारे घर में यूट्यूब का सिल्वर प्ले बटन? ये सब तुम्हारी अपनी मेहनत का नतीजा है। मैं तो बस तुम्हारी बच्चों के साथ रोज की एक्टिविटी रिकॉर्ड करता था और उसे यूट्यूब पर अपलोड कर देता था। लोगों को तुम बहुत पसंद आई हो। अब तुम सबके सुपरस्टार भाभी बन गई हो। ये सुनकर पूरा परिवार खुशी से झूम उठता है। थोड़ी देर बाद सभी बच्चे अपने अपने कमरों में सोने चले जाते हैं। सुनिए जी, एक बात अभी तक मेरी समझ में नहीं आई। आखिर ये सारे बच्चे कौन हैं? आप मुझसे कुछ तो छिपा रहे हैं। नहीं, मैं तुमसे कुछ नहीं छिपा रहा। मुझे तो बहुत जोरों की नींद आ रही है। इतना कहकर मनीष सो जाता है। अगली सुबह सभी लोग हॉल में एक साथ बैठे होते हैं। आज तो मुझे हर हाल में सच्चाई का पता लगाना ही होगा। आखिर ये 150 बच्चे कौन हैं, कहाँ से आए हैं और हमारे घर से कब जाएंगे? रितु शांति के पास जाकर बैठ जाती है और उनका हाथ अपने सिर पर रख देती है। दादी माँ, आपको मेरी कसम है, आज आपको मुझे सारी सच्चाई बतानी होगी। ये 150 बच्चे कौन हैं और कहाँ से आए हैं? बहू, हम तुमसे कुछ नहीं छिपाना चाहते थे। हमें तो बस इसी बात का डर था कि कहीं सच्चाई जानने के बाद तुम इन बच्चों से नफरत करने लगो। तुम्हारी वजह से आज हमारे पूरे गांव में हमारी इज्जत और मान मर्यादा पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। दादी माँ, मैं इन बच्चों से भला क्यों नफरत करूंगी? आखिर आप मुझे पूरी सच्चाई क्यों नहीं बता रहे हैं? मैं बताता हूँ पूरा सच। दरअसल कुछ साल पहले हमारे गांव के पास वाले गांव में भयंकर बाढ़ आई थी। उस समय मेरे दादाजी उस गांव के मुखिया थे। बाढ़ में जिन परिवारों के घर उजड़ गए और जिन बच्चों का कोई सहारा नहीं बचा, उन सभी बच्चों की जिम्मेदारी दादाजी ने अपने कंधे पर ले ली। बच्चों की सेवा करते करते ही दादाजी इस दुनिया से चले गए। बहू, तेरे दादाजी ने मरते समय मुझसे वादा लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे हर हाल में इन 150 बच्चों का पालन पोषण करना होगा। अच्छा, ये तो मैंने न्यूज चैनल में भी देखा था कि बाढ़ की वजह से पूरा गांव तबाह हो गया। दादी माँ, मैं तो इन बच्चों को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। हाँ, शुरुआत में मुझे इनके साथ रहने में थोड़ी परेशानी हुई थी, लेकिन अब मैं इनके बिना नहीं रह सकती। आज से इन 150 बच्चों की पूरी जिम्मेदारी मेरी भी है। रितु की बातें सुनकर घर के सभी लोगों की आंखें खुशी से भर जाती हैं। सच में बहू, तुम तो हीरा हो हीरा। आज मुझे अपने फैसले पर बहुत गर्व हो रहा है कि मैंने तुम्हें इस 150 बच्चों वाले परिवार की बहू बनाया। इसके बाद पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। रितु रोज सभी 150 बच्चों को पढ़ाती, खिलाती, उनका ध्यान रखती और उन्हें स्कूल के लिए तैयार करती। पूरा परिवार और सभी बच्चे हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। क्या आपको लगता है कि 150 बच्चों वाले परिवार की जिम्मेदारी संभालना आसान है? और बहू ने जिस तरह पूरे दिल से अपनी सभी जिम्मेदारियां निभाई, क्या आपको उसका फैसला सही लगा या गलत? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए।